हेलो बच्चों, वेलकम टू डी मैथ्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बड़ी बच्चे चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ाता हूँ मैं इसका आपको सबसे पहला क्वेश्चन। वाई डिड फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरियो प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ प्रिंट बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक्स इन 1848? सवाल हमारा कह रहा है, फ्रांस का ना एक आर्टिस्ट था फ्रेडरिक सूरियो, उसने काफ़ी सारी तस्वीरें बनाई जो डेमोक्रेसी पे और सोशल रिपब्लिक पे आधारित थी 1848 में। उसने ये तस्वीरें क्यों बनाई? तो बच्चे सवाल ये है, तो ध्यान से सुनिए। बात है हमारे फ्रांस की। आप देख सकते हैं तस्वीर में, यहाँ पर फ्रांस है। फ्रांस का एक मशहूर आर्टिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक सूरियो। देखो यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है आपका फ्रेडरिक सूरियो। इन्होंने ना बहुत सारी तस्वीरें बनाई थी, जैसे ये तस्वीर एक आपको ये दिख रही होगी, और भी बहुत सारी तस्वीरें बनाई थी। आप देख सकते हो, ये देखो, ये आपको बहुत सारी तस्वीरें इन्होंने बनाई थी। अब ये सारी तस्वीरें बनाकर इन्होंने फ्रांस में 1848 में पब्लिश कर दी। अब ये क्यों करी थी पब्लिश? सिंपल था, ये लोगों के अंदर नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति को जगाना चाहते थे। ये चाहते थे इनकी इन तस्वीरों को देखकर लोगों के अंदर नेशनलिज्म पैदा हो। तो याद रखना 1848 में इन्होंने बहुत सारी तस्वीरें बनाई थी। और हमारे जो ये जो भी आपके कलाकार हैं, इनका नाम है फ्रेडरिक सूरियो। ठीक है, तो बच्चे बढ़ते हैं आगे। Question number 2. What was the major change that occurred in the political and constitutional scenario due to the French Revolution in Europe? सवाल कह रहा है, जब हमारे यूरोप के अंदर फ्रांस है, यूरोप बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर फ्रांस देश आता है। जब फ्रांस के अंदर क्रांति चल रही थी तो पॉलिटिक्स में और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से बड़े बदलाव आए? पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, इन दोनों में क्या बदलाव आए थे बताता हूं। बच्चे देखिए, बात है फ्रांस की। जब फ्रांस के अंदर क्रांति चल रही थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उस दौरान हमारे पॉलिटिक्स में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव आया बच्चे? जितनी भी सत्ता थी, पावर थी, माने कि जो ताकत थी, वो मोनार्की से ताकत सारी आम जनता के पास चले गई। ये सबसे बड़ा बदलाव था। हमारी पॉलिटिक्स में भी था, राजनीति में भी था, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में भी था। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3. वट डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज एम फॉर? जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे उनका क्या मकसद था? बच्चों, फ्रांस के क्रांतिकारी के ना 3 मकसद थे, ध्यान से सुनना। पहला मकसद आम जनता को अवेयर करना, उनको जागरूक करना, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना कि तुम्हारी जिम्मेदारी है क्या, जागो, तुम गुलाम बने हुए हो, तुम्हारी क्या क्या जिम्मेदारी है उसे समझो। दूसरा उनका मकसद था रिपब्लिक करना फ्रांस को। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है बच्चे, मैं आपको बताता हूं। रिपब्लिक का मतलब है फ्रांस के अंदर वो जनता की सरकार लेकर आना चाहते थे। वो चाहते थे जिस देश के अंदर जनता की चलती है उसे रिपब्लिक देश कहते हैं। ठीक है बच्चे। इसके अलावा तीसरा उनका मकसद ये था, वो चाहते थे इक्वालिटी। आपको पता होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, फ्रांस को ना 3 भागों में बांटा हुआ था। फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट। इस तरीके से भेदभाव था, समाज बटा हुआ था। लेकिन यहां पे ये जो क्रांतिकारी थे वो चाहते थे इक्वालिटी। आप देख सकते हैं तस्वीर में। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन ग्रीक हिस्ट्री? ग्रीक के इतिहास में, ग्रीस एक कंट्री है बच्चे, उसके इतिहास में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एक समझौता था। इस समझौते का क्या महत्व है? हर देश का अपना अपना कुछ ना कुछ इतिहास होता है। तो ग्रीस कंट्री का जो भी इतिहास था, उस इतिहास में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का क्या महत्व है? बच्चे, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ना एक बहुत बड़ा समझौता था। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इस समझौते में क्या था बच्चे? एक तरफ तो ग्रेट पावर्स थी हमारी, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया। बच्चे ध्यान से सुनना, एक तरफ हमारी ग्रेट पावर्स थी, एक तरफ हमारी ग्रेट पावर्स थी जिसके अंदर आपका ब्रिटेन आता है, आपका फ्रांस आता है, आपका रशिया आता है, और दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर था। इनके बीच में एक समझौता हुआ, इनके बीच में हुआ एक समझौता जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इस समझौते में क्या तय हुआ? इस समझौते में ग्रीस को आज़ादी मिली। तो जाहिर सी बात है, इसके देश में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का समझौता कितना बड़ा होगा। इसी समझौते के बाद ग्रीस को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया, आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया गया। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। आपको उन देशों का नाम बताना है जिन लोगों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। तो बच्चे, मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी वो कंट्री थी। ध्यान से देखिएगा तस्वीर में आप लोग। बच्चे, ये है कंट्री, जैसे कि हमारा ब्रिटेन,
हमारा प्रुशिया, हमारा रशिया और हमारा ऑस्ट्रिया, इन सभी कंट्रियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था जो कि फ्रांस पे था। बच्चे इन सभी कंट्री ने, ब्रिटेन ने, रशिया ने, ऑस्ट्रिया ने और आपका प्रुशिया ने, इन सब ने मिलकर हराया था नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है बच्चे, ये रहा नेपोलियन बोनापार्ट। इसे हराना इतना आसान नहीं था, इसलिए सारी कंट्रीज आपस में इकट्ठा हुई और उन्होंने मिलकर इसे हराया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द कंजर्वेटिव्स वांट? कंजर्वेटिव क्या चाहते थे? बच्चे थोड़ा सा मैं आपको पहले बताता हूं कंजर्वेटिव थे कौन। कंजर्वेटिव हमारे समाज के वो लोग होते थे जो चाहते थे हमारे समाज में बदलाव तो आए मगर धीरे धीरे। ये लोग ना चाहते थे, राजा महाराजा के रिश्तेदार लोग होते थे कंजर्वेटिव, अमीर घराने के लोग। ये लोग चाहते थे समाज में बदलाव आए, जो भी लोग क्रांतिकारी कह रहे हैं बदलाव आए, लेकिन धीरे धीरे आए, एकदम से बदलाव ना आए। अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव क्या चाहते थे। ठीक है, अब बच्चे यहां पर कंजर्वेटिव कौन थे मैंने आपको बता दिया। कंजर्वेटिव की चाहत क्या थी, वो क्या चाह रहे थे? बच्चे कंजर्वेटिव जो थे ना, वो मोनार्की को, माने कि राजा को और चर्च को ये लोग बचाना चाहते थे। ठीक है, इनके लिए कंजर्वेटिव लोग जो थे वो चाहते थे मोनार्की माने कि राजा महाराजा और हमारा चर्च, ये इन दोनों को बचाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट रेफर टू? बच्चे ये एब्सोल्यूटिस्ट शब्द से क्या मतलब है, इस शब्द का मतलब क्या है? बच्चे इसकी ना 3 अलग अलग परिभाषाएं दे रखी है। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब अलग अलग है, देखो मैं आपको बताता हूं। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब एक ऐसी सरकार बच्चों जिसकी पावर के ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो, जो जितनी मर्जी ताकत का इस्तेमाल कर सके, ऐसी सरकार को हम बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। और एक और बच्चे ध्यान से सुनना, मोनार्की के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट, राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट जो कि पूरी कंट्री पे लागू होती है, राजा ने बनाई है जो सरकार, ऐसी सरकार को भी एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं। ठीक है, और तीसरा एक रिप्रेसिव गवर्नमेंट। रिप्रेसिव गवर्नमेंट मतलब एक ऐसी सरकार जो आम जनता को परेशान ही करती है, उनको दबाने की कोशिश करती है, उनकी आवाज नहीं उठने देती, ऐसी सरकार को भी एब्सोल्यूटिस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन देश का नेशनल एंथम क्या था? तो बच्चे आप तस्वीर में देख सकते हो, हमारा जो ब्रिटेन था उसका नेशनल एंथम ये था, गॉड सेव आवर नोबल किंग, हे प्रभु हमारे महान राजा की रक्षा करो। ये था इनका नेशनल एंथम। बड़ा बकवास नेशनल एंथम है यार, जाहिर सी बात है ऐसा नेशनल एंथम तो राजा ने ही बनाया होगा। नेशनल एंथम को पढ़ के ही समझ में आ रहा है, ओ हे भगवान हमारे महान राजा की रक्षा करे। ऐसा नेशनल एंथम तो गवर्नमेंट नहीं, ये एक राजा ने ही बनवाया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज ज़ोल्वरीन? ये ज़ोल्वरीन क्या था? तो बच्चे मैं आपको बताता हूं, ज़ोल्वरीन ना कुछ लोगों का ना संगठन था, ग्रुप था, जिसमें कि इन लोगों ने क्या करा था, ये टैक्स को ना ये टैक्स के ऊपर कोई फैसला लिया करते थे। ज़ोल्वरीन एक इस तरीके का ग्रुप संगठन था जिन्होंने कुछ समझौते किए थे कि वो अपने कंट्री के सीमा पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगने देंगे, देश के अंदर अंदर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा, और यदि अगर कोई बाहर से हमारी कंट्री में आता है तो टैक्स दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा, एक समान टैरिफ होगा कि जिससे लोगों को टैक्स ज्यादा ना देना पड़े और लोग हमारी कंट्री में आकर व्यापार कर पाए। ज़ोल्वरीन जैसी चीजों को, ज़ोल्वरीन जैसे कस्टम्स यूनियन को, मतलब कस्टम मतलब टैक्स होता है, यूनियन मतलब लोगों की आपस में मिलीजुली लोग आपस में मिलकर ग्रुप बनाते हैं और फिर फैसले लेते हैं कि यार हम कितना टैक्स पे करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ज़ोल्वरीन की जो शुरुआत थी सबसे पहले प्रुशिया में हुई, और फिर देखते ही देखते जर्मनी ने भी इसे अपने पास शामिल कर लिया, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज थी ज़ोल्वरीन कि भाई देश के अंदर अंदर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई कस्टम नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बाहर से आता है तो टैक्स देना पड़ेगा, वो भी एक नियंत्रित रूप में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू नो अबाउट यंग इटली? आप यंग इटली के बारे में क्या जानते हैं? बच्चे मैं आपको बताता हूं, यंग इटली ना एक सीक्रेट सोसाइटी थी, मतलब लोगों से छुप छुपा के बनाया गया एक समाज, सीक्रेट सोसाइटी थी, जिसे बनाया था आपकी ग्यूसेप मजीनी ने। इनका नाम याद रखना, ग्यूसेप मजीनी। इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली। और क्यों बनाई थी इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी? ताकि ये इटली का यूनिफिकेशन कर पाए, इटली के सारे लोगों को एक कर पाए, एक जोड़ पाए, एकजुट कर पाए। इसे कहते हैं यूनिफिकेशन करना, या फिर आप कह लो नेशन स्टेट करना, या फिर आप यूनाइट करना कह लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द जर्मन स्वॉर्ड स्टैंड फॉर? जर्मनी की जो तलवार थी वो किस चीज का सिंबल थी, वो क्या चीज दर्शाती थी? तो बच्चे जर्मनी की जो तलवार थी वो इस चीज का संकेत थी, या इस चीज को दर्शाती थी कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
नेम द कंट्रीज विच पार्टिसिपेटेड इन द वियना कांग्रेस ऑफ 1815। 1815 में ना बच्चे एक ना मीटिंग बैठी थी वियना कांग्रेस। ये मीटिंग वियना में बैठी थी। मैं आपको इस मीटिंग के बारे में बताता हूँ। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा नेपोलियन के बारे में, अभी मैंने हल्का सा आपको बताया भी था, दिखाई भी थी उसकी एक झलक। नेपोलियन को ना बहुत सारी कंट्रीज ने आपस में मिलकर हराया। अब नेपोलियन को हराने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना नाम के टापू पे भेज दिया। ऐसी कहानी बस सुन दो, ठीक है। अब नेपोलियन के साथ क्या किया, नेपोलियन को तो सेंट हेलेना टापू में ले आके मार दिया। अब जितनी भी जीती हुई कंट्रीज थी वो सारी आपस में बैठकर मीटिंग कर रही थी, और ये मीटिंग हुई थी आपकी, ध्यान सुना, ये है वियना ऑफ कांग्रेस, मतलब कि वो मीटिंग है, ठीक है, जिसका नाम है वियना ऑफ कांग्रेस। ये मीटिंग हुई थी, देखो ध्यान से, ऑस्ट्रिया के वियना में, जो कि वहां की कैपिटल थी, उस जगह पे। ऑस्ट्रिया आपको कंट्री दिख रही होगी बच्चे, ध्यान से देखना, अगर नहीं दिख रही मैं आपको दिखाता हूं। ये ऑस्ट्रिया है। इस ऑस्ट्रिया के वियना जगह पर ये मीटिंग हुई थी। सारी जीती हुई जितनी भी कंट्रीज थी वो सारी यहां पर आई और यहां पर बैठ के मीटिंग करी। और मीटिंग क्यों करी थी, देखो भाई, मीटिंग करने का उद्देश्य ये था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जितनी भी अर्थव्यवस्था को उलट पुलट कर दिया था, मतलब नेपोलियन ने सारी कुछ कुछ देशों को जीत के अपने कंट्रोल में लेकर सब कुछ बिगाड़ रखा था, उन सबको दोबारा से सही करना था। इसीलिए वियना ऑफ कांग्रेस की मीटिंग बैठी ऑस्ट्रिया के वियना में। और इस मीटिंग में किन किन्होंने भाग लिया, देखो, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और रशिया ने, ठीक है बच्चे। ये वो कंट्री है जिन्होंने यहां पे इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये है वियना ऑफ कांग्रेस की तस्वीरें, ये मीटिंग की तस्वीरें थी। ये सारे आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि यार नेपोलियन बोनापार्ट ने सब कुछ उथल पुथल कर दिया, अब हमें इसे सही से सही करना पड़ेगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द सिंबल ऑफ ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड मीन। बच्चे ध्यान से सुनना, तलवार के ऊपर आपको ये दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, तलवार के ऊपर आपको ये दिख रहा होगा ओलिव की ब्रांचेस लपटी हुई है इस तरीके से। तो तलवार के ऊपर ये जो ओलिव की ब्रांचेस है, ये किस चीज का संकेत है। तो बच्चे ध्यान से सुनना, ये जो लेडी है, इसके लेडी के हाथ में जर्मन की तलवार है, उसके ऊपर ना ओलिव की ब्रांच लपेटी हुई है। ये जो ओलिव की ब्रांच तलवार के ऊपर लपेटी हुई है, इसका मतलब है हम शांति चाहते हैं, ठीक है बच्चे, हम शांति चाहते हैं। तलवार का तो मतलब ये हम युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन तलवार के ऊपर से जो ओलिव की ब्रांच घुमा रखी है ना, इसका मतलब क्या है, पहले हम चाहते हैं शांति, हम शांति के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 14, who was described as the most dangerous enemy to our social order and by whom। बच्चे, हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया था और किसने बताया था। तो बच्चे ध्यान से सुनना, ग्यूसेप मजीनी, आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है ग्यूसेप मजीनी। इन्होंने यंग इटली की सर वो बनाई थी सोसाइटी। इन्हें समाज का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया था। और किसने बोला था कि ये समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, मेटरनिच, इन्होंने बोला था। इन्होंने कहा कि भैया ये जो ग्यूसेप मजीनी है ना, ये समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये बहुत बड़ा एनिमी है, दुश्मन है ये समाज का, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15, हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना। मैंने अभी आपको बताया था कांग्रेस ऑफ वियना एक मीटिंग थी, नेपोलियन के हारने के बाद ऑस्ट्रिया कंट्री के अंदर लगाई गई थी मीटिंग, जिसमें सारी जीतने वाली कंट्रीज आई थी। तो सारी कंट्रीज आई, इस मीटिंग को रखा गया कांग्रेस ऑफ वियना। इस मीटिंग को होस्ट किसने किया, मतलब कि जो सारे के सारे जीती हुई कंट्री आ रही है इस मीटिंग में, उनकी मेहमान नवाजी, उनको वेलकम करना, उनको सी ऑफ करना, उनकी खातिरदारी करना, ये सब किसने किया था बच्चे। ध्यान से सुनना, ये वियना ऑफ कांग्रेस की तस्वीर है, उस सभा की, उस मीटिंग की तस्वीर है। इस पूरी मीटिंग को ना होस्ट किया था आपके ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच नाम है इनका। ध्यान से सुनना, ऑस्ट्रियन चांसलर, ऑस्ट्रियन मतलब ये ऑस्ट्रिया देश के थे, और चांसलर मतलब बेटा जो ना सबसे बड़ा होता है, सरकार पे जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है उसे चांसलर बोलते हैं। तो ये ऑस्ट्रियन चांसलर थे, इनका नाम था ड्यूक मेटरनिच। अभी से पहले भी इनकी तस्वीर देखी थी ना, क्योंकि इन्होंने बोला था ग्यूसेप मजीनी बहुत बड़ा दुश्मन है समाज का। तो ये है आपके ड्यूक मेटरनिच, तस्वीर देख लो इनकी बहुत अच्छे से। ये ड्यूक मेटरनिच है जो वियना ऑफ कांग्रेस की मीटिंग बैठी थी, इन्होंने ही होस्ट करवाई थी। सारी मेहमान नवाजी, मेहमान आएंगे जो जीती हुई कंट्रीज हैं, उनका ख्याल रखना है, उनके साथ अच्छे से डील करना, ये सब इन्होंने किया था। और ये है कौन, ड्यूक मेटरनिच। बच्चे ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ठीक है बच्चे, मतलब बड़ी पोस्ट पे थे ये सरकार में। क्वेश्चन नंबर 16, वाई वर फीमेल एलेगरीज इन्वेंटेड बाय द फ्रेंच आर्टिस्ट। बच्चे सवाल है, जो फ्रांस के कलाकार थे ना, उन्होंने औरतों का चित्रण क्यों बनाया था अपनी तस्वीरों में। तो बच्चे ध्यान से सुनिए, ये जो फ्रांस के जाने माने कलाकार थे, फ्रेंच आर्टिस्ट,
इन्होंने औरत का चित्रण इसलिए बनाया था, यहां पर जो इनके चित्र में इनकी जो तस्वीर, जो पेंटिंग ये बनाते थे, उसमें वुमेन्स किसको रिप्रेजेंट करती थी बेटा? वुमेन रिप्रेजेंट करती थी आपके नेशन को। नेशन माने देश को। ठीक है बच्चे, याद रखना, फ्रांस के कलाकारों ने अपने चित्र में औरतों का चित्रण बनाया, औरतों का रूप बनाया। क्यों? क्योंकि यहां पर इनकी तस्वीरों में औरतें किसको दर्शाती थी? देश को। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17, वो वॉज जॉन गॉटफ्रेड हर्डर। जॉन गॉटफ्रेड हर्डर कौन थे? वट डिड ही क्लेम, उन्होंने किस चीज का दावा किया? तो मैं आपको बताता हूं, जॉन गॉटफ्रेड हर्डर ये जो थे बच्चे, ध्यान से सुनना, ये आपके जर्मनी के फिलोसोफर थे। ध्यान से इनकी तस्वीर आप देख लीजिए, तस्वीर में यहां पर आप फोटो में देख सकते हैं, जॉन गॉटफ्रेड हर्डर ये जर्मनी के बहुत बड़े फिलोसोफर थे और इन्होंने दावा किया था। इन्होंने दावा क्या किया बच्चे? ये कहते हैं अगर जर्मनी में जर्मनी का पुराना कल्चर वापस लेकर आना है, जो लोग भूल चुके हैं, जर्मनी के लोग पुराना कल्चर भूल चुके हैं, अगर वो कल्चर, पुराना जर्मनी का सच्चा कल्चर वापस लेकर आना है, तो उसका एक ही तरीका है, फोक म्यूजिक से, फोक डांस से और फोक कविताओं से। अब बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये फोक म्यूजिक, ये फोक डांस और फोक कविताएं क्या हैं? बच्चे देखो, कोई सा भी संगीत जो हमें किसी कल्चर, किसी संस्कृति के बारे में बताए, जैसे कि संस्कृति के बारे में, जैसे राजस्थान का कोई फोक सॉन्ग्स हो गया, आपको जैसे सुना होगा, केसरिया बालम पधारो मारे देश। मैं गाना तो नहीं गा सकता आपके लिए, इतना अच्छी मेरी आवाज नहीं है, मगर केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, ये सॉन्ग को हम फोक बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना, ये राजस्थान के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे उत्तराखंड का आपको मैं एक सॉन्ग सुनाता हूं, जैसे उत्तराखंड का एक सॉन्ग है, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। यहां पर उत्तराखंड का ये जो हमारा कल्चर सॉन्ग है, ये भी फोक म्यूजिक हो सकता है, क्योंकि ये संस्कृति को दर्शाता है। अगर कोई भी संगीत किसी देश की संस्कृति को दर्शाए, वो फोक म्यूजिक। कोई भी नृत्य, डांस किसी देश की संस्कृति को दर्शाए, तो वो फोक डांस। कविताओं के जरिए या कविताओं के द्वारा अगर हम देश की संस्कृति को दर्शाते हैं, तो वो फोक पोइट्रीज। तो बच्चे याद रखना, जॉन गॉटफ्रेड हर्डर ने दावा किया था कि जर्मनी का जो कल्चर भुला चुके हैं वहां के लोग, जो कल्चर आज कहीं ना कहीं उन धुंध में खो चुका है, अगर उस कल्चर को वापस लेकर आना है, तो उसका एक ही तरीका है, फोक म्यूजिक, फोक डांस और फोक कविताएं। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज अ नेशन स्टेट? नेशन स्टेट क्या है बच्चे? नेशन स्टेट क्या होता है? जब ना किसी कंट्री के मेजॉरिटी लोग, नेशन स्टेट का मतलब है जब किसी कंट्री में रहने वाले ज्यादातर लोग आपस में इकट्ठा होकर एक हो जाएं, एक ही प्रकार के झंडे को फॉलो करें, एक प्रकार का कानून बनाए अपने लिए, एक प्रकार की ही चीजें करें, आपस में मिलकर हो जाएं एक, इसे कहते हैं नेशन स्टेट। मतलब कि यूनिफिकेशन होना, एक हो जाना। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द 3 रेवोल्यूशनरीज ऑफ द इटली who led the unification of the country। आपको 3 क्रांतिकारियों के नाम बताने हैं जिन्होंने इटली का यूनिफिकेशन करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इटली का यूनिफिकेशन मतलब इटली को एक करना, इटली की सारी जनता को एक कर देना। तो बच्चे बताता हूं मैं आपको नक्शे में दिख सकता होगा, ये इटली है। इटली का यूनिफिकेशन माने इटली को एक करने के लिए सारे जो लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं और अलग अलग संस्कृति को मान रहे हैं, अलग अलग परंपराओं को, इन सबों को एक करने के लिए 3 बड़े क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान था। सबसे पहले हमारे ग्यूसेप मजीनी, मैं इनके बारे में फिर से बताऊंगा। ग्यूसेप मजीनी वही है जिन्होंने यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई। इटली का यूनिफिकेशन करना चाहते थे ना ये। दूसरे क्रांतिकारी का नाम काउंट कैमिलो दे केवर, आप तस्वीर ध्यान से देखिए, काउंट कैमिलो दे केवर। और तीसरे क्रांतिकारी का नाम है आपका ग्यूसेप गैरीबल्दी। ध्यान से सुनना, ग्यूसेप गैरीबल्दी। तो ये 3 बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं जिन्होंने इन्होंने पूरी इटली का यूनिफिकेशन किया और मदद भी करवाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स सिंबलाइज। बच्चे यहां पर सवाल कह रहा है कि आप तस्वीर में देख सकते हो एक लेडी जो कि ब्लाइंड फोल्डेड है, आंखों में पट्टी बंधी हुई है स्त्री, जिनके हाथ में एक तराजू है वजन नापने वाला। ये जो चित्र है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? ये चित्र दर्शाता है बच्चे आपके जस्टिस को। जस्टिस मतलब न्याय को। ठीक है बच्चे, जस्टिस मतलब न्याय को। इन लेडी के आंख में पट्टी बंधी है, इसका मतलब हमारा जो कानून है वो नहीं देखता कि सामने कौन है, उसका सगी संबंधी है, उसका कोई रिश्तेदार है ये। और ये जो तराजू है बच्चे, ये आपको इस चीज का संकेत देता है कि आप लोगों को न्याय हमेशा तोल के मिलेगा, सही नाप में मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो ये जो तस्वीर है वो न्याय का संकेत है, न्याय का सिंबल है ये, जस्टिस का।
क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड द आइडियाज ऑफ ला पात्रिये एंड ले सितोई सिग्निफाई इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस के अंदर बच्चों क्रांति चल रही थी और क्रांति के वक्त दो विचार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, बहुत ज्यादा मशहूर हो गए थे। दो विचार, पहला विचार था आपका ला पात्रिये और दूसरा था ले सितोए। तो फ्रांस की क्रांति के अंदर ये दो विचारों की क्या भूमिका है, क्या मतलब है इन दोनों का। तो बच्चे मैं आपको बताता हूं, तस्वीर में आप देख सकते हो फ्रांस की क्रांति। ये तस्वीर फ्रांस की क्रांति का है। तो बच्चों जब हमारे फ्रांस के अंदर क्रांति चल रही थी तो हमारे दो विचार, जिसमें से एक विचार है आपका ला पात्रिये, इसका मतलब है आपका द फादरलैंड, माने कि पूर्वजों की जमीन। फ्रांस के अंदर पहले पहले आप लोगों की जो पैतृक जमीनें होती थी, मतलब आपके पूर्वजों की, माता पिता की जो जमीनें होती थी, उस पर आपका अधिकार नहीं होता था। लेकिन क्रांतिकारियों ने यह कहा कि अगर क्रांति के बाद हम क्रांति में सक्सेसफुल होते हैं तो हम इस ला पात्रिये को लेकर आएंगे, हम आप लोगों को आपके पूर्वजों की जमीन पर अधिकार दिलवाएंगे। दूसरी सोच थी आपकी ले सितोए। ले सितोए का मतलब होता है सिटीजन, मतलब कि नागरिकता। तो फ्रांस के क्रांतिकारियों ने कहा अगर क्रांति सफल होती है तो हम सबको यहां पर नागरिक बनाएंगे। बच्चे नागरिक बनाने का मतलब है कि उन सब लोगों को देश के अंदर जितने भी अधिकार होते हैं वो सबको दिए जाएंगे। वरना तो आप जानते ही है फ्रांस में पहला स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, पहले ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट को तो बहुत बढ़िया से सुविधाएं मिलती थी और तीसरे स्टेट को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। लेकिन ले सितोए ये जो विचार था क्रांति के दौरान, इसमें बोला गया था अगर हमारी जो क्रांति है वो सफल होगी तो सबको सिटीजनशिप मिलेगी, सबको नागरिकता मिलेगी, बराबरी मिलेगी।